नमस्कार दोस्तों, जीएस विस्तार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1857 या फिर हम इसको कहते हैं भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम क्रांति कहते हैं या प्रथम फर्स्ट रेवोल्यूशन इसको बोला जाता है। भारत में 1857 में क्रांति हुई थी, लेकिन इससे पहले ये जो विद्रोह हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी से है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए क्योंकि बेस जानना ज्यादा जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय महारानी एलिजाबेथ ने इसको 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया। फिर व्यापारिक एकाधिकार आगे बढ़ते रहे। 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है और कुछ व्यापारिक अनुमति प्राप्त करता है, कुछ कोठियां बनाने की अनुमति इसको प्राप्त हो जाती है। फिर 1615 ईस्वी में टॉमस रो दूसरा दूत आता है, वो भी जहांगीर के दरबार में आता है और वो भी कुछ अनुमति प्राप्त करता है। इस तरह से वो भारत में कोठियां स्थापित करते रहते हैं। और जिस समय अंग्रेज भारत में थे उसी समय भारत में पुर्तगाली और फ्रांसीसी भी आ चुके थे। पुर्तगाली जो थे वो अंग्रेजों से पहले ही आ चुके थे। तो भारत में पुर्तगालियों का पहले से ही व्यापारिक एकाधिकार था। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य यानी अपने व्यापार से इनको साइड में कर दिया। फिर उसके बाद में युद्धों के द्वारा पुर्तगालियों को अपना कॉम्पिटिटर जो थे इनके उनको हटा दिया। उसके बाद में फ्रांसीसियों को कर्नाटक के युद्ध में पराजित कर दिया और पराजित होने के बाद में ये डिसाइड हो गया कि भारत के असली स्वामी अंग्रेज ही रहेंगे और भारत में अंग्रेज ही व्यापार करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, सन 1757 में पहला भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राजा से डायरेक्ट युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने या फिर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध से ये डिसाइड हो गया, ये निश्चित हो गया कि अंग्रेजों ने भारत में जस्ट राजनीति में कदम रखे ही थे। यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में कदम रख लिए थे, राजनीतिक कदम हो गए थे, उनका राजनीतिक कदम पड़ चुके थे भारत में। फिर इसके बाद में सन 1765 ईस्वी में उन्होंने सन 1764 ईस्वी में उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर के युद्ध में उनकी राजनीतिक पकड़ और भी मजबूत होती गई। यानी बक्सर का युद्ध जो था ये भी अंग्रेजों ने जीता। बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो एक तरफ अंग्रेज सेना थी, दूसरी तरफ त्रिगुट थे। त्रिगुट में बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और भारत का बादशाह बहादुर आलमगीर द्वितीय था। यानी बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और भारत का बादशाह आलमगीर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध जो था वो अंग्रेजों ने जीता। बक्सर के युद्ध में ये डिसाइड हो गया कि जो राजनीतिक कदम इनके पड़ चुके थे वो भारत की राजनीति में राजनीति और मजबूत उनकी होती चली गई। यानी बक्सर के युद्ध के बाद में भारत में उनका राजनीति में प्रवेश हो चुका था अंग्रेजों का। इसके बाद में सन 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार
और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इन 3 क्षेत्रों की दीवानी मिल गई। ये 3 क्षेत्र दीवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त थे उनके लिए। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार उनको मिल चुका था। उनका मेन उद्देश्य भारत से आय को निकालना था और वही उनको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद में क्या होता है, सन 1765 से लेकर 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कई राज्यों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली जाती है। कई राज्यों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया होता है और भारत में उसका परिणाम ये होता है कि शोषण बढ़ता जाता, किसानों का शोषण होता है। देसी नरेश भी इनसे परेशान थे, भारत के नरेश, और भारत की जनता भी परेशान थी। और वो ज्वाला धीरे धीरे 100 साल में एकदम इकट्ठी होती चली गई और 1857 के क्रांति के तौर पर फूटी। तो वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, उन कारणों की हम चर्चा करेंगे। वो कारण हमारे बनते जो चले जाते हैं, वो उनमें से कुछ राजनीतिक कारण हैं, राजनीतिक कारण कुछ हैं आर्थिक कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ धार्मिक और सामाजिक कारण हैं, धार्मिक और सामाजिक कारण हैं। कुछ सैनिक कारण हैं। तो इन कारणों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारण है राजनीतिक कारण, यानी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीतिक कारण कौन कौन से बन गए थे जिनकी वजह से ये विद्रोह हुआ, चर्चा करते हैं। पहला है राजनीतिक कारण, नैतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे राजनीतिक कारणों की। राजनीतिक कारण में पहला हम लोगों ने देखा है मुगल बादशाह की स्थिति। जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो बादशाह था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बादशाह जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये बादशाह था। बादशाह की स्थिति क्या थी? यह बादशाह भारत में, मैंने आपको पहले बताया है कि सन 1765 में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए थे। फिर इसके बाद में उन्होंने सन 1765 से लेकर सन 1772 तक भारत में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन के तहत भारतीय राजाओं के जो कुछ अधिकार थे वो अंग्रेजों के हाथ में रहते थे, कुछ अधिकार भारतीय राजाओं के पास रहते थे। तो भारत में मुगल बादशाह की जो स्थिति थी, भारत में 1803 से ही मुगल बादशाह जो था वो अंग्रेजी संरक्षण में रहने लगा था। और लेकिन भारतीयों को यह अनुभव कराया जा रहा था कि बादशाह अभी भी मुगल बादशाह ही है, सारे अधिकार मुगल बादशाह के पास हैं। तो बादशाह के मान मर्यादा के दावे जो थे जनता के बीच में अभी भी बरकरार थे। बादशाह जो था वो अंग्रेजों को अपना प्रिय पुत्र या फिर वफादार नौकर कह के संबोधित करता था। लेकिन जैसे जैसे गवर्नर जनरल चेंज होते गए, उनकी जो मानसिकता थी बादशाह के प्रति वो बदलती चली गई। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहाँ पर एक गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड एम हस्ट। इसने बादशाह को नजर देने से मना कर दिया। नजर देने का मतलब ये होता है कि बादशाह के दरबार में जैसे ही कोई बादशाह एंटर करते हैं और जिसकी तरफ नजर दौड़ाते हैं और उसको खड़ा हो जाना पड़ता है, सिर झुका लेना पड़ता है, इसको कहते हैं नजर देना। तो लॉर्ड एम हस्ट ने साफ साफ समझा दिया बादशाह को कि वो नजर देते समय खड़ा नहीं होगा। फिर इसके बाद में एक और गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। इसने बादशाह से कहा कि आपकी बादशाह नाम मात्र की है, और इसने नजर देने, खिल्लत देने और दरबार करने से बादशाह को रोक लगा दी कि आप नजर नहीं दोगे, खिल्लत नहीं दोगे, और ये सारी चीजों पर उसने रोक लगा दी। फिर इसके बाद में आते हैं डलहौजी।
डलहौजी, इन्होंने तो और ज्यादा बादशाह के ऊपर जुल्म ढाए। इन्होंने बादशाह के जो अधिकार थे उनको कम कर दिया। बादशाह को लाल किले से चले जाने के लिए कहा, अपने शासन को छोड़ देने के लिए कहा, और अपने जो नामजदगी का सिद्धांत था, यानी शासक, अगला शासक कौन होगा उसका नामजद बादशाह ही दिया करता था, तो वो जो अधिकार था उस अधिकार को भी समाप्त कर दिया। तो हमने देखा यहाँ पर जितने भी ये गवर्नर जनरल आए, इन्होंने बादशाह के अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बादशाह की मान मर्यादा के दावे जो थे वो अभी भी जनता के बीच में बरकरार थे, जिसकी वजह से जनता जो थी अपने बादशाह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो विद्रोह की आग में झुलसने लगी। दूसरा कारण हमने देखा डलहौजी का व्यापक सिद्धांत। डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है भारत में सन 1848 से लेकर 1854 के बीच में रहा है डलहौजी का कार्यकाल भारत में। डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने व्यापक सिद्धांत के तहत भारत में सतारा हो गया, जयपुर हो गया, संभल हो गया, बघाट हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, इन सारे राज्यों को व्यापक सिद्धांत के तहत अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिए। अंग्रेजी क्षेत्रों में मिलाने के लिए इन्होंने 3 आधार रखे थे व्यापक सिद्धांतों के। पहला आधार था कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर। दूसरा कारण था जिन क्षेत्रों या जिन राज्यों का ऋण कंपनी के ऊपर है उसको अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिया। तो एक तो ऋण के आधार पर, तीसरा था गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा। गोद लेने की प्रथा को डलहौजी ने निषेध कर दिया था, यानी मना कर दिया था, यानी अपने उत्तराधिकारी राजा कोई भी अपना उत्तराधिकारी गोद लिए हुए बच्चे को नहीं बना सकता है। इस तरह के कानून पारित किए थे डलहौजी ने। तो डलहौजी का जो व्यापक सिद्धांत था, सतारा, जयपुर, बघाट, उदयपुर, ये सब जो रीजन्स हैं ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो एक तो कारण ये था। दूसरा ये था कि डलहौजी ने बंबई में इनाम कमीशन के तहत बंबई में इसने क्या किया था, 35,000 जागीरों की जांच करवाई थी। 35,000 जागीरों की जांच करवाई थी, उनमें से 20,000 जागीरों को इसने क्या किया था, छीन लिया था। यानी 35,000 जागीरों में जो 20,000 जो जमींदार थे ये विद्रोह की आग में झुलस रहे थे, क्योंकि इनकी जागीरें इनके पास से जा चुकी थी इनाम कमीशन के तहत। इसने गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया। तो ये सारे राजनीतिक कारण थे। डलहौजी ने क्या किया था, जो डलहौजी ने मराठाओं के जो शासक रहे हैं वो पेशवा कहलाते थे। पेशवा, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद करवा दी, जो कि कानपुर में रहते थे। कानपुर के पास बिठूर में उन्होंने अपना वहीं पर रहते थे, तो उनकी पेंशन बंद करवा दी। तो एक कारण ये भी बन जाता है इसमें। इसके बाद में तीसरा कारण हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय अंग्रेजी प्रशासन में भारतीयों की जो संख्या थी वो थी तो ज्यादा, लेकिन उच्च पदों पर हमेशा अंग्रेज ही रहते थे। यानी भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर अंग्रेज रहते थे। भारतीयों का वहां पर कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी कंपनी की सेवा में भारतीयों का उच्च पदों पर ना होना, ये भी एक कारण बन जाता है 1857 की क्रांति का। तो हम लोगों ने यहाँ पर राजनीतिक कारणों की चर्चा की। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक कारणों की। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक कारण कौन कौन से थे। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि सन 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। दीवानी अधिकार का मतलब हो गया है यहाँ पर कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों
के रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार यानी राजस्व वसूलने का अधिकार इनको प्राप्त हो गया था, तो अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने दीवानी अधिकार जो थे कुछ भारतीयों को दे दिए थे। उन भारतीयों में जैसे बिहार के लिए मोहम्मद रजा खां को उन्होंने अपॉइंट किया था, मोहम्मद रजा खां। उड़ीसा के लिए दुर्लभ राय और बंगाल के लिए राजा खिताब राय को, बंगाल के लिए राजा खिताब राय, इन लोगों को अपॉइंट किया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जिससे क्या हुआ कि यहां पर अव्यवस्था फैल गई। इन लोगों ने अपने लिए भी कार्य करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, जनता का शोषण बढ़ता चला गया। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि सन 1765 से लेकर सन 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में द्वैध शासन किया। द्वैध शासन का मतलब होता है कि कुछ अधिकार वहां के स्थानीय राजा के पास रहते हैं और कुछ अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक यानी जो इकोनॉमिक राइट्स थे, आर्थिक अधिकार थे, वो अपने पास रखे, और आर्थिक अधिकार अपने पास रखने से ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ही था भारत से धन निकासी। उन्होंने अधिक से अधिक भारत से धन निकाला, जिससे आम जनता का, किसानों का शोषण बढ़ता चला गया। तीसरा है उद्योगों की दक्षता। उद्योगों की दक्षता की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उस समय यह कहना था कि भारत में सिल्क उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और सिल्क द्वारा बुने हुए कपड़ों को हतोत्साहित किया जाए। इस नीति पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में काम किया, जिससे क्या हुआ कि भारत में जो बुने हुए कपड़े थे उनकी मांग घटती चली गई और सिल्क उत्पादन के लिए उन्होंने जो जुलाहे थे उनसे जबरदस्ती कार्य कराया। सिल्क उत्पादन के लिए उन्होंने कई योजनाएं भी चलाई, लेकिन वो भारतीय किसानों के लिए मददगार साबित नहीं हुई, अंग्रेजों के लिए ज्यादा धन निकासी का कारण बनी, और जिससे क्या हुआ कि भारतीय जो उद्योग था उसकी जो कह सकते हैं कि दक्षता में कमी आती चली गई, यानी उसकी जो कुशलता थी उसमें कमी आती चली गई। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था इन्होंने स्थापित की थी। एक तो थी महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था थी। एक स्थायी बंदोबस्त पद्धति थी, स्थायी बंदोबस्त पद्धति, और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इन तीनों व्यवस्थाओं के तहत किसानों का शोषण बढ़ता चला गया। इन्होंने भू राजस्व नीति में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जिसके तहत स्थायी बंदोबस्त पद्धति के तहत यहाँ पे क्या हुआ कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार था, यानी राजस्व वसूलने का जो अधिकार था या फिर लगान वसूलने का अधिकार था, उसको ठेके पे उन्होंने दे दिया। जिससे क्या हुआ, नए नए जमींदार निकल के आए और 10/11 हिस्सा, यानी 10 हिस्सा अंग्रेजों के पास रहता था 11 हिस्सों में से। तो वहां पे क्या होता था कि जमींदारों को बोली लगाने वाले, जो जमींदार सबसे बड़ी बोली लगाता था उसको राजस्व वसूलने या लगान वसूलने का अधिकार दिया जाता था। जिससे क्या हुआ कि अधिकाधिक धन निकालने के चक्कर में जमींदारों ने किसानों का शोषण किया, इससे किसानों का शोषण बढ़ता चला गया। अब हम बात करते हैं हस्तशिल्प उद्योग और दस्तकारी उद्योग। इनकी तो पूरा ये उद्योग ही बर्बाद हो गए। यहाँ पर अंग्रेजों की अलग अलग नीतियों की वजह से उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया, करों को बढ़ा दिया, लगान भी बढ़ा दिए उन्होंने। और देखो सन 1770 ईस्वी में
क्या हुआ था कि भारत में जब द्वैत शासन लागू था उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या अकाल से ग्रस्त होकर समाप्त हो गई थी। लेकिन उस समय लगान या करों में कोई छूट नहीं दी गई, जिससे क्या साबित होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इन परिस्थितियों में, सूखा, बाढ़ या अकाल की परिस्थितियों में उपेक्षा का भाव रखी, यानी इग्नोर किया इन सारी चीजों को, जिससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर ज्वाला बढ़ती चली गई, दिन पे दिन ज्वाला बढ़ती चली गई। तो ये हमारे कारण थे आर्थिक कारण। अब हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों की। अब हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण जिनकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग या डलहौजी ने भारत में जो धार्मिक कुरीतियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया। जैसे सती प्रथा को समाप्त किया, कन्या हत्या जो कि बहुत ही प्रचलित ये था, ये सबसे ज्यादा प्रचलित राजपूतों में थी, राजस्थान में कन्या हत्या या बाल विवाह, इन सारी प्रथाओं पर रोक लगा दी। और क्या किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इस तरह की प्रथाओं को जब रोक लगाई तो भारत में जो धार्मिक तौर पर जैसे पंडित हो गए या मौलवी हो गए, इन्होंने अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती दी, क्योंकि इन सभी कारणों से पंडितों या मौलवियों के प्रभाव में कमी आ रही थी। तो एक कारण ये बन जाता है। दूसरा कारण है गोरे काले का भेदभाव की नीति। गोरे काले के भेदभाव की नीति ऐसी थी कि भारत में जितनी भी आर्मी थी, आर्मी में जो सैनिक हुआ करते थे उच्च पदों पर अंग्रेजी सैनिक थे और निम्न पदों पर भारतीय सैनिक थे। अंग्रेजी सैनिक भारतीयों से बहुत ही भेदभाव की नीति अपनाते थे, काले कहकर पुकारते थे, सुअर कहकर पुकारते थे, और भारतीयों के लिए क्लबों के या होटल्स के दरवाजे जो थे वो बंद थे। तो इस तरह की जो नीति थी वो एक कारण बनी। 1813 ईस्वी में 1813 के चार्टर अधिनियम में एक व्यवस्था ये की गई थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में लाइसेंस लेकर प्रवेश और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। ईसाइयों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में शिक्षा का माध्यम ढूंढा और भारत में व्याप्त कुरीतियों का माध्यम ढूंढा, गरीबी का माध्यम ढूंढा। कारावास में वो सैनिकों को धार्मिक शिक्षा दिया करते थे। और अकाल के समय जैसे कि 1837 में एक अकाल पड़ा था, उस अकाल में जो लोग प्रभावित थे उन लोगों को कुछ धनराशि या सहायता देकर ईसाई बनाया जा रहा था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, धार्मिक शक्तियां भारत की बिगड़ गईं और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ईसाई मिशनरियों के बाद में कारावास के नियमों में परिवर्तन ये कारण बन जाता है। कारावास के नियमों में परिवर्तन सन 1845 ईस्वी में ये नियम बनाया गया था कि कारावास में जितने भी कैदी होंगे वो अपने अपने बर्तन लेकर नहीं आया करेंगे और कारावास का जो खाना बनेगा वो किसी गैर ब्राह्मण से बनवाया जाएगा। भारत में उस समय जाति प्रथा अपने चरम पर थी, तो जब बर्तन ले जाने से मना कर दिया गया, जिसकी वजह से कैदियों में जो जाति भावना थी वो एक विद्रोह के तौर पर निकलकर सामने आ गई। तीसरा है लैक्स लोकी कानून। ये कानून सन 1850 में पारित किया गया था। ये धार्मिक अयोग्यता से संबंधित कानून है। इस कानून के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि कोई भी हिंदू या मुस्लिम ईसाई अगर बनता है तो उसको उसके पैतृक संपत्ति से अलग नहीं किया जाएगा। ये कानून था। धार्मिक तौर पे देखा जाए तो भारत हिंदुओं में ये प्रथा थी कि अगर कोई भी हिंदू किसी गैर धर्म को अपना लेता है तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वियोजित कर दिया जाएगा या उसको पैतृक संपत्ति से अलग कर दिया जाएगा। इस तरह की प्रथा थी। तो इससे क्या हुआ, धार्मिक कुठाराघात करने की कोशिश अंग्रेजों ने भारत में की, जिसका परिणाम उनको 1857 के विद्रोह के तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि भारत में इससे पहले पुर्तगालियों ने भी धार्मिक कुठाराघात किया था, लेकिन पुर्तगालियों को भारतीयों ने सबक सिखा दिया था। धार्मिक तौर पर अगर इन चीजों को देखा जाता है या फिर
धार्मिक तौर पर ये सारी जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, धार्मिक शक्तियां भारत की बिगड़ गई थी और उन्होंने अपने धर्म के विरुद्ध अंग्रेजों को एक्सेप्ट किया या अंग्रेजी शासन को स्वीकार किया धर्म के विरुद्ध, इसलिए अंग्रेजी शासन का विद्रोह कर दिया गया। तो ये हमारे कारण थे, धार्मिक और सामाजिक कारण। अब हम लोग चर्चा करेंगे सैनिक कारणों की। तो वो कौन कौन से कारण थे सैनिक कारण? अब हम लोग चर्चा करेंगे सैनिक कारण की। तो सैनिक कारणों की वजह से भी ये विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह का नाम भी दिया जाता था। तो कौन कौन से कारण थे? देखो, भारत में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात था वो 5:1 था। यानी जो भारतीय सैनिक थे इनकी संख्या 2,38,000 थी, थी और यूरोपियों की संख्या इनकी तुलना में यानी ये 5 गुना थे भारतीय, ये 1 गुना थे। लेकिन भारतीय जो थे वो उच्च पदों पर नहीं थे। उच्च पदों पर अंग्रेज जो थे वो भारतीय सैनिकों से अभद्र व्यवहार करते थे। गोरे काले की नीति आर्मी में भी चल रही थी। जो इस तरह का अपमान था उसको भारतीय सैनिक बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ विद्रोह जो हुए हैं वो उनकी चर्चा हमने यहाँ इसमें की है। जैसे कि सन 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज सेना थी, दूसरी तरफ सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये 3 लोगों का त्रिगुट था। वो एक तरफ अंग्रेज सेना थी। लेकिन क्या हुआ, उस अंग्रेज सेना में कुछ भारतीय सैनिक थे जो कि मीर कासिम की तरफ से हो गए थे। तो उन्होंने सन 1764 ईस्वी में पहला विद्रोह किया था। यानी अगर भारत में बात की जाए सैनिकों का पहला विद्रोह कब हुआ था? सन 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में ही विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह में वो नवाब की तरफ चले गए थे सैनिक, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद में उनको तोपों के सामने बांधकर तोप से उड़ा दिया गया। तो ये पहला विद्रोह था। दूसरा विद्रोह 1806 में प्रथम धार्मिक विद्रोह ये हुआ था, वेल्लोर में हुआ था। वेल्लोर में विद्रोह हुआ था। धार्मिक विद्रोह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर वेल्लोर में सैनिकों ने माथे पर जाति चिन्ह और सिर पर पगड़ी ना बांधने के लिए, पगड़ी बांधने से लेकर इनको मना कर दिया गया था। यानी आप माथे पे जाति चिन्ह नहीं लगा सकते हो, सिर पे पगड़ी नहीं बांध सकते हो, जिसकी वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इन लोगों को एक विशेष प्रकार की हैट दी जाती थी जिसमें सुअर और गाय का तुर्रा लगा होता था, जिसको लेकर इन लोगों ने पहला विद्रोह, धार्मिक विद्रोह जो था वो वेल्लोर के सैनिकों ने किया था। बात करते हैं 1824 का सैनिक विद्रोह जो कि बैरकपुर छावनी में हुआ था। 1824 में सैनिकों ने बर्मा, जो कि भारत का हिस्सा नहीं था, वहां पर अंग्रेज आर्मी को डिप्लॉय किया गया। भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया बर्मा जाने से, क्योंकि भारत में एक ऐसी प्रथा थी, धार्मिक प्रथा थी कि अगर सैनिक देश से बाहर जाते हैं तो उनका धर्म नष्ट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि 47वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था बैरकपुर में। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं 1844 का फिरोजपुर विद्रोह। यहाँ पर सैनिकों ने वेतन भत्ता दुगना करने से संबंधित विद्रोह किया था और इन लोगों को भी बर्खास्त कर दिया गया था। तो उसके बाद में आता है 1854 का डाक अधिनियम। डाक अधिनियम के तहत ये किया गया था कि भारतीय सैनिकों को निःशुल्क टिकट जो पहले मिलती थी वो बंद कर दी गई। यानी पत्र व्यवहार के लिए उनको अब निःशुल्क टिकट नहीं दी जाएगी। इस तरह का अधिनियम पारित किया गया था जिसके विरुद्ध भारतीय सैनिक हो गए थे। इसके बाद में 1856 का सेना भर्ती अधिनियम। सेना भर्ती अधिनियम में यह किया गया था कि अब सैनिकों को भर्ती कराने से पहले ही एक साइन करा लिए जाते थे दस्तावेजों पर, ताकि उनको अगर देश से बाहर जाना पड़े और वो मना ना कर पाए।
तो इस तरह का अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सारे कारण जो थे वो सैनिक कारण बनते चले गए और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तत्कालिक कारण क्या था? जो तत्कालिक कारण था वो भी सैनिक विद्रोह से ही संबंधित था। इसको मैं मिटा रहा हूं, वो भी सैनिकों से ही संबंधित था। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण ये था कि बंगाल में 3 रेजिडेंट थी, बैरकपुर, बहरामपुर और एक बघाट, ये रेजिडेंट थी। तो तत्कालिक कारणों में उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ब्राउन बैस बंदूक की जगह पर रॉयल इनफील्ड बंदूक लाई। रॉयल इनफील्ड बंदूक का इस्तेमाल किया गया। ब्राउन बैस की जगह पर रॉयल इनफील्ड बंदूक का इस्तेमाल किया गया। रॉयल इनफील्ड में जो कारतूस लगती थी उसके ऊपरी भाग को मुंह से खींचना पड़ता था और इस तरह की अफवाह फैल गई कि उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। जांच की गई तो पता चला कि ये बात सत्य है, जिसको लेकर वहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों की विद्रोह की कमान मंगल पांडे ने संभाली थी और मंगल पांडे ने 29 मार्च सन 1857 को 2 अंग्रेज अफसर, एक का नाम लेफ्टिनेंट बाग था, दूसरे का नाम ह्यूरसन था। इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। 29 मार्च सन 1857 को मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी 2 अंग्रेज अधिकारियों की। इन्होंने, मंगल पांडे ने ही विद्रोह की कमान संभाली थी। इन्होंने ही सबसे पहले विद्रोह किया था। ये बैरकपुर छावनी में तैनात थे उस समय। इनको क्या किया गया? 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद में ये जो कारण थे ये एक चिंगारी की तरह कार्य किया। फिर उसके बाद में ये विद्रोह मेरठ में फैलता है, दिल्ली में फैलता है, लखनऊ में फैलता है, कानपुर में फैलता है, झांसी में फैलता है, धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है, बिहार में फैलता है, असम में फैलता है, कश्मीर में फैलता है, राजस्थान में फैलता है। कई जगहों पर ये विद्रोह का प्रसार हो जाता है। तो विद्रोह का प्रसार जो है इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर मेरा काफी लंबा हो गया है। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।